कहानी नंबर 1। गोदान, एक किसान के जीवन का दर्पण। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कृति गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन की गहन और सजीव झलक प्रस्तुत करती है। यह उपन्यास न केवल एक साधारण किसान की कथा है, बल्कि उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संघर्षों का व्यापक चित्रण है। गोदान नाम ही अपने आप में प्रतीकात्मक है। यह ग्रामीण समाज में किसान के जीवन के अंतिम उद्देश्य, गोदान, गाय का दान, की ओर संकेत करता है। कहानी का सारांश। कहानी का मुख्य पात्र होरी महतो है, जो एक निर्धन किसान है। होरी अपने जीवन में सिर्फ एक चीज की लालसा रखता है, गाय। भारतीय संस्कृति में गाय को समृद्धि और धर्म का प्रतीक माना जाता है, और होरी इसे अपने घर में लाकर समाज में अपनी स्थिति सुधारना चाहता है। बड़ी मुश्किलों के बाद वह एक गाय खरीदता है, लेकिन उसकी खुशी क्षणभंगुर साबित होती है। होरी का सपना टूट जाता है जब उसका पड़ोसी और शत्रु भोलानाथ जहर देकर गाय को मार डालता है। गाय की मृत्यु के बाद होरी पर समाज के दबाव के कारण कर जुर्माना लगाया जाता है, और यह जुर्माना उसकी गरीबी को और बढ़ा देता है। होरी का जीवन धीरे धीरे कर्ज और संघर्षों के जाल में फंसता जाता है। उसकी पत्नी धनिया, जो मजबूत और साहसी है, हर स्थिति में परिवार को संभालने की कोशिश करती है। पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक व्यवस्था। होरी का बेटा गोबर पारिवारिक तंगहाली और समाज के अन्याय से तंग आकर शहर चला जाता है। वह वहां अपनी प्रेमिका झुनिया के साथ रहने लगता है, जिसे वह बाद में घर वापस लाता है। झुनिया का होरी के घर आना समाज के ठेकेदारों को नागवार गुजरता है, और वे होरी के परिवार को तरह तरह से अपमानित करते हैं। इसके अलावा होरी की बेटियां भी समाज और परंपराओं के कारण कष्ट झेलती हैं। होरी अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेता है, जिसे वह अपनी मृत्यु तक चुका नहीं पाता। समाज में किसान की स्थिति और सामंती व्यवस्था के कारण वह लगातार शोषित होता रहता है। अर्थ और प्रतीकात्मकता। गोदान में होरी की कथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समय के लाखों किसानों की कहानी है। जमींदारी प्रथा, साहूकारों का शोषण और समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताएं कहानी के मुख्य विषय हैं। होरी और उसके परिवार के संघर्षों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार गरीब किसानों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। गाय और गोदान कहानी के केंद्र में है। होरी का सपना गाय लाना और अंत में गोदान करना उसकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है। हालांकि वह अपने जीवन में इस सपने को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन उसकी पत्नी धनिया उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करती है। अंतिम क्षण और संदेश। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। होरी अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करता है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ मर जाता है। उसका गोदान का सपना अधूरा रहता है, लेकिन धनिया उसके लिए गोदान करती है, जो प्रेमचंद के अनुसार किसान की निष्ठा और आत्मिक बलिदान का प्रतीक है। गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जो समाज की वास्तविकता को सामने लाता है। यह उपन्यास किसानों की दयनीय स्थिति और शोषण की गाथा है। प्रेमचंद ने इस कृति के माध्यम से सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता और मानवता के मूल्यों पर सवाल उठाया है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की गोदान भारतीय साहित्य का एक ऐसा अनमोल रत्न है, जो पाठकों को न केवल उस समय के समाज की सच्चाई समझाता है, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। यह कहानी हमें बताती है कि समाज में वास्तविक बदलाव की जरूरत है, और हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। गोदान आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी यह लिखे जाने के समय थी। कहानी नंबर 2। ईदगाह, निस्वार्थ प्रेम और त्याग की अद्भुत कथा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना है, जो सरलता, मानवीयता और भावुकता का आदर्श उदाहरण है।
यह कहानी एक छोटे से बच्चे हामिद और उसकी निस्वार्थ प्रेम भावना को केंद्र में रखती है। ईदगाह एक ऐसी कथा है जो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में छिपे बड़े अर्थ और सच्चे मानवीय मूल्यों को समझने की प्रेरणा देती है। कहानी का सारांश। कहानी का नायक हामिद एक 4-5 साल का गरीब अनाथ बालक है जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के माता पिता का देहांत हो चुका है और उसकी दादी बड़ी मुश्किलों से उसका पालन पोषण करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है और हामिद के पास किसी एक दिन ईद का त्योहार आता है। गांव में उत्सव का माहौल है और हर कोई नए कपड़े पहनकर मिठाइयों और खिलौनों की तैयारी में व्यस्त है। लेकिन हामिद और उसकी दादी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे त्योहार की रंगीनियों का आनंद ले सकें। दादी ने जैसे तैसे 3 पैसे बचाए हैं जिन्हें वह हामिद को ईदगाह मेले में खर्च करने के लिए देती है। हामिद मेले में अपने दोस्तों के साथ जाता है। मेले में मिठाइयाँ, खिलौने, झूले और तमाम चीजें हैं जो बच्चों को आकर्षित करती हैं। हामिद के दोस्त पैसे खर्च कर तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, लेकिन हामिद इन सब चीजों को खरीदने से बचता है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वह सोचता है कि इन्हें वह समझदारी से खर्च करेगा। हामिद का निर्णय। मेले में घूमते हुए हामिद को एक लोहे का चिमटा दिखाई देता है। वह याद करता है कि उसकी दादी अमीना रोटी बनाते समय तवे से रोटियां पलटते हुए अपने हाथ जला लेती हैं। वह तुरंत चिमटा खरीदने का निश्चय करता है। हामिद अपने 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लेता है और खुशी खुशी घर लौटता है। दादी की प्रतिक्रिया। जब हामिद चिमटा लेकर घर पहुंचता है तो शुरुआत में उसकी दादी नाराज होती है। वह सोचती है कि हामिद ने मेले में मिठाई या खिलौने खरीदने के बजाय चिमटा क्यों खरीदा। लेकिन जब हामिद उसे यह बताता है कि उसने यह चिमटा इसलिए खरीदा ताकि उसकी दादी के हाथ न जले, तो अमीना की आंखें भर आती हैं। वह समझती है कि उसका छोटा पोता कितना संवेदनशील और निस्वार्थ है। कहानी का संदेश। ईदगाह प्रेमचंद की उन कहानियों में से है जो गहराई से मानवीय मूल्यों को उजागर करती हैं। यह कहानी सिखाती है कि निस्वार्थ प्रेम और त्याग का महत्व किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा है। हामिद के माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों के लिए कुछ करने में है, न कि अपने लिए भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में। कहानी में हामिद का चिमटा एक प्रतीक है। यह त्याग, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति प्रेम का प्रतीक बन जाता है। कहानी यह भी दर्शाती है कि बच्चे, चाहे कितने भी छोटे हों, अपने बड़ों के लिए कितना सोच सकते हैं और कितना संवेदनशील हो सकते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि। कहानी का सामाजिक संदर्भ ग्रामीण भारत का है, जहां गरीबी और संघर्ष आम थे। कहानी में हामिद और उसकी दादी के माध्यम से प्रेमचंद ने उस समय के समाज की वास्तविकता को बड़ी सरलता और गहराई से प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह न केवल एक भावनात्मक कहानी है, बल्कि यह पाठकों को जीवन के गहरे संदेश भी देती है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा आनंद दूसरों की खुशी में है। हामिद जैसे पात्र हमें जीवन में निस्वार्थता और मानवीयता का महत्व समझाते हैं। ईदगाह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी यह लिखे जाने के समय थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, त्याग और करुणा जैसे गुणों का महत्व सबसे अधिक है। कहानी नंबर 3। कफन, गरीबी और नैतिक पतन का दर्पण। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है, जो गरीबी, सामाजिक अन्याय और नैतिक पतन जैसे विषयों को बड़ी गहराई से उकेरती है। यह कहानी पाठकों को न केवल झकझोरती है, बल्कि उन्हें समाज के वास्तविक स्वरूप से रूबरू कराती है। कफन मानवीय संवेदनाओं और परिस्थितियों के संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण है। कहानी का सार। कहानी के केंद्र में 2 मुख्य पात्र हैं, घीसू और माधव, जो बाप बेटे हैं।
वे दलित वर्ग के अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं और दिनरात मेहनत करने के बजाय आलस्य और दूसरों के सहारे जीवन बिताते हैं। उनका पूरा जीवन कर्ज, भूख और दीनता के इर्द गिर्द घूमता है। घीसू और माधव अपने गांव में मेहनतकश मजदूरों के रूप में नहीं, बल्कि कामचोर और स्वार्थी व्यक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास मेहनत करने की इच्छा नहीं है और वे दिन भर दूसरों से उधार लेकर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। उनकी गरीबी के बावजूद खाने और आराम के प्रति उनका प्रेम असीम है। घटना का प्रारंभ। कहानी तब शुरू होती है जब माधव की पत्नी, जो गर्भवती है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है। दोनों बाप बेटे उसकी मदद करने के बजाय बाहर आग के पास बैठकर आलू सेंकते हैं। यह दृश्य पाठकों के लिए हृदय विदारक है, क्योंकि घीसू और माधव अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह विमुख दिखाई देते हैं। माधव की पत्नी रात भर तड़पने के बाद मर जाती है। दोनों को यह समाचार सुनकर दुख होता है, लेकिन उनकी प्राथमिक चिंता यह है कि अब उन्हें उसकी अंत्येष्टि के लिए कफन खरीदना पड़ेगा। कफन के लिए पैसे। दोनों बाप बेटे गांव के लोगों से पैसे उधार लेकर कफन खरीदने के लिए निकलते हैं। वे गांव वालों के सामने अपनी गरीबी और विवशता का ऐसा चित्रण करते हैं कि लोग उनके लिए दान देने को तैयार हो जाते हैं। गांव के लोग समझते हैं कि घीसू और माधव अपनी मृत बहू के लिए कफन खरीदने और अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे। पैसे का दुरुपयोग। कफन के लिए मिले पैसों को लेकर बाप बेटे बाजार जाते हैं, लेकिन कफन खरीदने के बजाय वे शराबखाने में जाकर शराब और मांस पर पैसे उड़ा देते हैं। वे अपने इस कृत्य को यह कहकर सही ठहराते हैं कि मरी हुई महिला को कफन से क्या मतलब। निष्कर्ष। कफन मुंशी प्रेमचंद की ऐसी रचना है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी सिर्फ घीसू और माधव की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो गरीबी, असमानता और मानवीय पतन का गवाह है। कहानी का व्यंग्यात्मक स्वर, गहरी संवेदनशीलता और यथार्थ चित्रण इसे कालजयी बनाते हैं। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वह गरीबों के लिए सिर्फ शोषण और अपमान का माध्यम बनकर रह जाए। कफन हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देती है और समाज में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देती है। कहानी नंबर 4। पूस की रात। किसान के जीवन की कठोर सच्चाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात भारतीय किसान के संघर्षपूर्ण जीवन का मार्मिक चित्रण है। यह कहानी गरीबी, कठिनाइयों और सामाजिक व्यवस्था के शोषण को उजागर करती है। पूस की रात पाठकों को न केवल किसानों की समस्याओं से अवगत कराती है, बल्कि उनके जीवन की कठोर सच्चाई का एहसास भी कराती है। कहानी का सार। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है, जो एक गरीब किसान है। हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त साधन। हल्कू पर जमींदार का कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत से कंबल खरीदने का विचार भी त्याग दिया है। सर्दियों की एक कड़कती रात की कहानी है, जब हल्कू को अपने खेत की रखवाली करनी है। जाड़े की उस रात में ठंड इतनी अधिक है कि उसका शरीर कांप रहा है। मुन्नी ने उसे कंबल खरीदने के लिए कहा था, लेकिन हल्कू ने कर्ज चुकाने को प्राथमिकता दी। उसका तर्क है कि कर्ज न चुकाने पर जमींदार उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। ठंड और संघर्ष। हल्कू रात के समय खेत में अकेला बैठा है। उसके पास खुद को ठंड से बचाने का कोई साधन नहीं है। वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग जल्दी ठंडी हो जाती है। ठंड से कांपते हुए हल्कू सोचता है कि यह जीवन कब तक चलेगा। उसे अपना पूरा जीवन संघर्ष और अभाव में बिताने का एहसास होता है। हल्कू का कुत्ता झबरा उसके साथ खेत में है। झबरा ठंड से कांपते हुए भी हल्कू का साथ नहीं छोड़ता।
दोनों एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। हल्कू के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ठंड इतनी भयानक है कि वह सो भी नहीं पाता। अंतिम मोड़। रात के अंतिम पहर में जंगली जानवर खेत में घुस आते हैं। हल्कू के पास उन्हें रोकने की शक्ति नहीं बची है। वह यह सोचकर सो जाता है कि उसकी फसल बर्बाद हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह फसल को बचाने के बजाय खुद को बचाने को प्राथमिकता देता है। सुबह होने पर मुन्नी हल्कू को खेत में सोता हुआ पाती है। जब वह देखती है कि फसल बर्बाद हो चुकी है तो उसे दुख होता है। लेकिन हल्कू अब फसल की चिंता छोड़ चुका है। उसके लिए अब ठंड और भूख से बच पाना ही सबसे बड़ा संघर्ष है। मुख्य विषय और संदेश। पूस की रात भारतीय किसानों के संघर्ष, अभाव और उनकी दशा को बखूबी दर्शाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में कई गहरे विषयों को छुआ है। गरीबी का दुष्चक्र। हल्कू और मुन्नी जैसे किसान अपनी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और जीने के साधन जुटाने में बिता देते हैं। उनकी मेहनत का फल हमेशा दूसरों के हाथ में होता है। प्राकृतिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष। सर्दी की रात में हल्कू और झबरा का संघर्ष यह दिखाता है कि गरीब किसान न केवल सामाजिक शोषण से बल्कि प्रकृति की कठोरता से भी जूझते हैं। मानवता और पशु का सहभाव। हल्कू और उसका कुत्ता झबरा कहानी में गहरे संबंधों का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के साथी हैं और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जीवन का यथार्थ। हल्कू का फसल को छोड़कर सो जाना यह दिखाता है कि जब इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है तो बाकी चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। प्रेमचंद का दृष्टिकोण। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किसानों की स्थिति और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कहानी का व्यंग्यात्मक स्वर और यथार्थ चित्रण पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। हल्कू का जीवन संघर्ष भारतीय ग्रामीण समाज की उस हकीकत को दिखाता है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक है। निष्कर्ष। पूस की रात एक साधारण किसान की असाधारण कहानी है। यह कहानी हमें न केवल समाज में बदलाव की जरूरत का एहसास कराती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और अभावों के बीच भी इंसान अपनी इंसानियत को बनाए रख सकता है। मुंशी प्रेमचंद की यह रचना साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर है और समाज के लिए प्रेरणा। कहानी नंबर 5। नमक का दरोगा। ईमानदारी और नैतिकता की प्रेरक कथा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की उन कालजयी रचनाओं में से एक है जो आज भी पाठकों को प्रेरित करती है। कहानी का सार। कहानी का नायक मुंशी वंशीधर है जो एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण परिवार से है। उसकी परवरिश सादगी और नैतिकता के साथ होती है। वंशीधर के पिता चाहते हैं कि उनका बेटा एक ऐसा काम करे जिससे वह जल्दी अमीर बन सके, लेकिन वंशीधर अपने कर्तव्य और सिद्धांतों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। वंशीधर को अंग्रेजी हुकूमत में नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिलती है। यह नौकरी उस समय महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि नमक पर भारी कर लगाया जाता था और नमक की तस्करी आम थी। वंशीधर इस पद को बड़ी गंभीरता और ईमानदारी के साथ निभाने का संकल्प करता है। वंशीधर का कर्तव्य पालन। अपने कार्यकाल के दौरान वंशीधर को कई बार भ्रष्टाचार और लालच का सामना करना पड़ता है। एक रात उसे खबर मिलती है कि एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति, पंडित अलोपीदीन, नमक की तस्करी कर रहा है। वंशीधर तुरंत अपने सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचता है और तस्करी के लिए जिम्मेदार पंडित अलोपीदीन को पकड़ लेता है। पंडित अलोपीदीन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है।
वह उसे धन, पद और यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव भी देता है। लेकिन वंशीधर इन सभी प्रलोभनों को ठुकरा देता है और अपनी ईमानदारी पर अडिग रहता है। न्यायालय का निर्णय। वंशीधर पंडित अलोपीदीन को अदालत में पेश करता है, लेकिन वहां की व्यवस्था में प्रभावशाली और अमीर लोगों का बोलबाला है। पंडित अलोपीदीन अपनी चतुराई और धनबल के दम पर अदालत से बरी हो जाता है। इसके विपरीत वंशीधर को अपने कठोर कर्तव्यपालन के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। वंशीधर की विजय। हालांकि वंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन उनकी ईमानदारी और साहस से पंडित अलोपीदीन प्रभावित होता है। पंडित अलोपीदीन महसूस करता है कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति उसके कारोबार और परिवार के लिए अमूल्य साबित हो सकता है। अंततः पंडित अलोपीदीन वंशीधर को अपने व्यापार का प्रबंधक बनाता है। मुख्य विषय और संदेश। ईमानदारी और नैतिकता। वंशीधर का चरित्र यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष। कहानी में दिखाया गया है कि समाज में अमीर और प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व अक्सर न्याय और सच्चाई को दबा देता है। कर्तव्यनिष्ठा का महत्व। वंशीधर का कर्तव्य के प्रति समर्पण यह सिखाता है कि सच्चा सुख और सम्मान केवल अपने दायित्व को निभाने में है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रेरक अंत। पंडित अलोपीदीन का वंशीधर की ईमानदारी को स्वीकार करना इस बात का प्रतीक है कि सत्य और नैतिकता की हमेशा जीत होती है। प्रेमचंद की दृष्टि। प्रेमचंद ने नमक का दरोगा के माध्यम से उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को उजागर किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान नमक कर एक बड़ा मुद्दा था, और प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ईमानदार अधिकारियों और भ्रष्ट व्यवस्था के बीच के संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष। नमक का दरोगा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी की एक प्रेरक गाथा है। यह हमें सिखाती है कि समाज में चाहे कितनी भी बाधाएं हों, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले लोग हमेशा सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं। वंशीधर का चरित्र आज भी उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर डटे रहते हैं। प्रेमचंद की यह रचना अपने समय की समस्याओं को व्यक्त करने के साथ साथ आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस वीडियो पर आप अपने विचार और सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।